हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस, दिस इज गिवन बाय P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B। P इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A बाई B स्क्वायर। सो इस प्रॉब्लम के अंदर A बाई बी स्क्वायर के डायमेंशन हमसे पूछी है P प्लस A बाई वी स्क्वायर, यानी कि A बाई वी स्क्वायर इसकी डायमेंशन होनी चाहिए प्रेशर वाली। प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड हो सकता है। इसी तरीके से जो B है, B की डायमेंशन हमारे पास होनी चाहिए वॉल्यूम वाली। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें चाहिए A बाई बी स्क्वायर। सो डायमेंशन ऑफ A जो हमारे पास आएगी दिस इज प्रेशर इंटू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं A बाई बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा दिस इज P वी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा V स्क्वायर। सो इसकी डायमेंशन है प्रेशर वाली, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ गिवन वायर, जिसका लेंथ और रेडियस हमको दिया हुआ है। एंड इफ x इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस। If the length of the wire gets doubled, then the value of specific resistance will be. Specific resistance होता क्या है? Specific resistance is resistivity, और resistivity हमारी कंडक्टर की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल स्पेसिफिक है। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये असर्शन रीजन क्वेश्चन है, और यहां पे देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। सो एंगुलर स्पीड अगर हमें निकालना है, हम जानते हैं दैट एंगुलर स्पीड वुड बी कंप्लीट रोटेशन, वो 2 पाई के बराबर है। और हम जानते हैं टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, ये हमारी होगी एंगुलर वेलोसिटी। मून के लिए टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज 27 डेज, और वहीं अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसका टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन ये है 365 डेज। सो क्लियरली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मून इज मोर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और यही हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। द एंगुलर स्पीड ऑफ मून इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज मोर देन द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। द मून टेक्स लेस टाइम to move around the earth than the time taken by the earth to move around the sun. So second statement भी हमारा ठीक है, assertion reason दोनों सही है, और explanation भी ये correct है। So the correct answer is both assertion and reason are correct, and R is the correct explanation of A. Let's move on to next question. Again दो statement हमको दी हुई है। The first statement is the limiting force of static friction depends on the area of contact and independent of material. So coefficient of static friction हम जानते हैं does not depend upon the area of contact. So first statement तो यहाँ पर incorrect है। Second statement है हमारे पास the limiting force of kinetic friction is independent of area of contact and depends on material. So second statement ये एकदम ठीक है। So statement 1 is wrong and statement 2 is correct. Correct answer is option B. Okay. Now let's move on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉजिक गेट से। यहां पर हमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। सो लेट्स सी है क्या है। इनपुट ए इज कनेक्टेड टू दिस फर्स्ट एंड गेट, यानी कि ये वाला इनपुट है हमारे पास ए। सो दिस इनपुट इज ए साथ साथ कनेक्टेड है सेकंड वाले एंड गेट के साथ में, और यहां पर एक नॉट गेट लगा हुआ है। सो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज ए बार। अब इसी तरीके से इनपुट बी इस वाले गेट के अंदर फेड किया गया है, और यहां पर नॉट गेट लगा हुआ है। सो दिस इज बी बार, और ए नॉट गेट से यहां पर बी यहां पर कनेक्टेड है। सो दिस इज बी। अब ये एंड ऑपरेशन होने के बाद यहां से हमारे पास आएगा दिस इज ए डॉट बी बार, और यहां से हमारे पास आएगा दिस इज ए बार डॉट बी। और ये हमारे पास और गेट है, तो यहां से आउटपुट हमारे पास आएगा दिस इज ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी।
सो ये एक्सप्रेशन है किस चीज़ का, ये बूलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास जोर गेट का। और जोर गेट की डेफिनेशन ही हम इस तरीके से देते हैं। और जोर गेट के अंदर एक खास बात है कि जब सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट हाई होगा तभी आउटपुट हमारे पास हाई निकल कर आएगा। तो यानी कि हमें वो ऑप्शन देखना है जहां पर सिचुएशन ये होगी, केवल एक इनपुट हमारा हाई हो तभी आपको आउटपुट जो है हाई मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट हमारा लो होगा। तो ये है हमारे पास ऑप्शन चेकआउट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहां पर जब दोनों इनपुट हमारे हाई हैं तभी हमारा आउटपुट हाई है, जब दोनों इनपुट हाई है तब भी आउटपुट लो है, जब दोनों इनपुट लो है तब भी आउटपुट हमारा लो है। सो ये बेसिक डेफिनेशन है जोर गेट की। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां पे हमें दिया हुआ है करंट ऑफ 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर थ्रू 60 degree. The current to cause deflection through pi by 10 radian is. So we know that 60 degree, basically 60 degree is equal to 60 degree in radians, this is pi by 3. और हम जानते हैं that deflection of the moving coil galvanometer, this is proportional to current. So यहाँ से हमारे पास आएगा that I1 upon I2, this should be equal to theta 1 upon theta 2. इसका मतलब होगा I1 हमें दिया हुआ है, दिस इज 200 माइक्रो एम्पियर, और I2 हमको निकालना है, थीटा 1 इज पाई बाई 3 एंड थीटा 2 इज दिस इज पाई बाई 10। सो ये हमारे पास आया, दिस इज इक्वल टू 10 बाई 3। सो I2 इज इक्वल टू 3 बाई 10 इंटू 200, और ये हमारे पास आएगा, दिस इज इक्वल टू 60 माइक्रो एम्पियर, विच इज अवर ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, दैट डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स से। सो एक न्यूक्लियर हमको दिया हुआ है, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, दिस इज 12.0000 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 13 का मास हमें दिया हुआ है, और ये हमसे पूछा है दैट द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ न्यूट्रॉन फ्रॉम कार्बन 13 इफ मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज, ये हमको गिवन है। तो यहाँ पर देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी। हमें एक न्यूट्रॉन को रिमूव करना है फ्रॉम कार्बन 13। सो कार्बन 13 इज गिवन टू अस, यहाँ से हमें एक न्यूक्लियन को रिमूव करना है, यानी कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, और ये इक्वेशन हमको क्या देगी, ये इक्वेशन हमको देगी कार्बन 12 प्लस यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, सो बेसिकली रिएक्शन हमारे पास ये होगी। सो यहाँ से जो हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दिस एनर्जी वुड बी द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और क्यू वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये एनर्जी हमारे पास आएगी, मास ऑफ द कार्बन 13 ये हमको दिया हुआ है, दिस इज 13.00335 माइनस जो राइट हैंड साइड पर हमारे मास से दिए हुए हैं, कार्बन 12 का मास है हमारे पास, ये भी दिया हुआ है, दिस इज 12.000000, और इसी तरीके से हमें न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है 1.008665। सो ये हमारे पास आएगा, दिस इज द मास डिफेक्ट इन एटॉमिक मास यूनिट, और इसको अगर आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें मिल जाएगी एनर्जी। अब जरा इसको देखते हैं, ये हमारे पास कितना आएगा, दिस इज 13.00335, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आएगा, दिस इज 13.0086665। सो ये मास डिफेक्ट है हमारे पास, दिस वुड बी इक्वल टू 0.005311। सो एक्चुअल में मास डिफेक्ट आएगा हमारे पास 0.005311। सो हमें बेसिकली रिएक्टेंट्स इन मासेस में से इस वाले मास को माइनस करना था। सो हमारे पास दी जो एनर्जी इक्विवेलेंट होगा, दिस विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास आया एटॉमिक मास यूनिट के अंदर, और हम जानते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 931.5 MeV। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू 0.0053
इंटू 931.5. सो दिस वुड बी रफली अराउंड 9 इंटू 5 45, और आप इसको सॉल्व करोगे केवल दो ही पॉसिबल यहाँ पर ऑप्शन हो सकते हैं, डी और सी, और इस कंप्लीट कैलकुलेट करने की हमें रिक्वायरमेंट है भी नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हमारे पास मैकेनिक्स से. अ बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड swings in a vertical plane so that its magnitude of acceleration in the extreme position and lowest position are equal. The angle theta of the thread in the extreme position will be. तो देखो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एक थ्रेड है हमारे पास, एक थ्रेड है यहां पर हमारे पास. सो दिस थ्रेड इज बेसिकली लाइक दिस. इसकी अगर हम लेंथ मान ले L और मान लेते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोएस्ट पोजीशन दीज आर इक्वल. सो यहां पर हम अगर मान लें कि इसकी स्पीड है हमारे पास v, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर. यही काइनेटिक एनर्जी जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है. तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो गेन हुआ, जो हाइट इसने गेन की है, वो हाइट इसके बराबर है, और ये हमारे पास होगा दिस इज L माइनस एल कॉस थीटा. सो दिस शुड बी इक्वल टू एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, ये हमारे पास निकल के आया. यहाँ से आपके पास आएगा डेट v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हमारे पास दी हुई है, तो ये थ्रेड, ये जो पार्टिकल है सर्कुलर मोशन के अंदर है, हमारा सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर, और इस थ्रेड की लेंथ है l, सो v स्क्वायर बाई एल दिस इज इक्वल टू 2g 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा. ओके, और हम कह रहे हैं डेट दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट दिस पोजीशन. सो एक्सेलरेशन एट दिस पोजीशन हम जानते हैं डेट वुड बी इक्वल टू g साइन थीटा. सो यही दोनों चीज हमें दी हुई थी डेट ये एक्सेलरेशन उसके बराबर है. सो 2g 1 माइनस कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू g साइन थीटा, और यहां से हमारे पास बचेगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. कॉस 2 थीटा वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है, सो इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड दिस इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2. सो यहां से साइन थीटा बाई 2 दिस विल कैंसिल, और हमारे पास बचेगा डेट दिस इज इक्वल टू this would be equal to 2 tan theta by 2 this is equal to 1, और यहां से हमारे पास आएगा डेट tan theta by 2 this is equal to this is 1 by 2, और हमारे पास आंसर हो गया डेट थीटा बाई 2 दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1 by 2 एंड थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ 1 by 2. ओके, यहाँ पर बेसिकली एक 2 था, वो 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा को हमने खोला 2 साइन थीटा कॉस थीटा. सो द करेक्ट आंसर इज 2 tan इनवर्स 1 by 2. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट से. एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, पॉइंट ए पॉइंट बी, इसके बीच में ये 3 वोल्ट मीटर कनेक्टेड हैं, और यहाँ पे पूछा हुआ है कि करेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या होगा. आइए देखते हैं. सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारे पास, ये पोटेंशियल दिया हुआ है, दिस पोटेंशियल इज ए, ये वाला पोटेंशियल है हमारे पास B, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दिस इज A, दिस इज B. सो जो पोटेंशियल ड्रॉप V3 के अक्रॉस है वो इन दोनों के अक्रॉस है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए डेट V1 प्लस V2 की जो रीडिंग है ये हमारे पास बराबर होनी चाहिए V3 के.
सो करेक्ट आंसर इज V1 प्लस V2 दिस इज इक्वल टू V3। अगर इसको वैसे भी देखना चाहते हो, मान लो आप इस पॉइंट को C मान लो, तो हम जानते हैं डेट VA माइनस VC ये है हमारे पास V1। इसी तरीके से हम ले सकते हैं डेट VC माइनस VB, VC माइनस VB ये V2 वाले जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग है। सो ये रीडिंग हमारे पास आई, दिस इज इक्वल टू V2। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, देन V1 प्लस V2 दिस विल बी इक्वल टू VC, VC कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज VA माइनस VB और VA माइनस VB दिस इज इक्वल टू V3। सो V1 प्लस V2 दिस इज इक्वल टू V3। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री। सीधा सीधा ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज F/2 जहाँ पे n इज द नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें ऑक्सीजन गैस दी हुई, तो सो ऑक्सीजन के लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 5। सो ये हमारे पास होगा, दिस इज 5/2, नंबर ऑफ मोल इज 1, गैस कांस्टेंट ये हमको दिया हुआ है 8.31 जूल पर मोल केल्विन एंड टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन दिस इज 300 केल्विन। सो ये हमारे पास आया 300 केल्विन। नाउ इफ वी आर गोना सॉल्व दिस विल बी इक्वल टू this is roughly equal to so it is approximately 415 into 3 into 5. So 15 into 5 is 75, 22 carry over 2. सो द करेक्ट आंसर इज, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया, ये था 415.5, बट जो क्लोजेस्ट आंसर यहाँ पर है इट वुड बी ऑप्शन सी। ओके, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर आपको करेक्ट आंसर तक ही पहुँचना है, या तो मैं इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करके उसमें टाइम ही आपका जाएगा। सो उससे बेटर है कि आप ऑप्शन से एनालाइज कर लो कि कौन सा आंसर हमारी कैलकुलेशन के सबसे ज़्यादा करीब है। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन वर्नियर कैलिपर इफ पॉजिटिव जीरो एरर एग्जिस्ट देन व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट द रीडिंग टेकन विल बी मोर देन द एक्चुअल रीडिंग। ये बिल्कुल सही बात है। अगर पहले ही आपका स्केल जीरो पे सेट नहीं है, जीरो से थोड़ा आगे है, तो जो एक्चुअल रीडिंग है उससे ज्यादा रीडिंग हमारी आने वाली है। सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर माइट हैव हैपेंड ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। और ड्यू टू रफ हैंडलिंग। ठीक, ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम ठीक है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर्स। यहां पे हमें दिया हुआ है दैट प्राइमरी साइड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी ये भी हमको दे दिया, दिस इज 10:1। लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेकेंडरी साइड इज 46 ओम। व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड इन द लोड? सो हम जानते हैं दैट फॉर द ट्रांसफॉर्मर वी नो दैट V1 अपॉन V2 this is equal to N1 upon N2. So यहाँ पे हमें दिया हुआ है that V1 is 230 volt, V2 N1 is to N2 ये हमको दिया हुआ है। प्राइमरी टू सेकेंडरी का रेशियो है 10:1। So from here we can calculate V2 is equal to this is 23 volts. So V2 हमारे पास आ गया, this is 23 volts और V2 के अक्रॉस ही हमारा एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है दैट इज 46 ओम। हम जानते हैं दैट द पावर आउटपुट इज गिवन बाय V²/R। वोल्टेज यहां पर हमारे पास है, दिस इज 23 वोल्ट, V² 23 into 23 एंड रेजिस्टेंस इज गिवन टू बी 46 ओम। सो दिस इज इक्वल टू 11.5 यानी कि ऑप्शन सी। सो 11.5 इज द करेक्ट आंसर।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ पे रेशो पूछा हुआ है CP/CV का, ठीक है, यानी कि आपसे गामा पूछा हुआ है। सो ये दिया हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम जानते हैं दैट PV टू द पावर गामा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम जानते हैं दैट PV टू द पावर गामा दिस थिंग इज कांस्टेंट, और इसके अंदर दिया हुआ है दैट द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर दिस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर T क्यूब, ये हमको दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें CP/CV की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले देखते हैं, ये हमें गिवन है P इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 3, सो दिस विल बी इक्वल टू दैट P1 अपॉन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट P T टू द पावर -3 दिस शुड बी कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज P T टू द पावर -3 दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन है दैट PV टू द पावर गामा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमारी गैस फॉलो करती है आइडियल गैस इक्वेशन दैट PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा दैट PV टू द पावर गामा इसको भी प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में लिखेंगे। सो दिस इज इक्वल टू P, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं दैट इट इज nRT बाई P टू द पावर गामा दिस थिंग इज कांस्टेंट। ओके, यहाँ से हमें मिल जाएगा दैट P टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू T टू द पावर गामा, nR कांस्टेंट है तो इसको राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट में हम एब्जॉर्ब कर देंगे। सो वी आर हैविंग दिस P की पावर 1 माइनस गामा एंड T टू द पावर गामा दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट P T टू द पावर -3 दिस थिंग इज कांस्टेंट। सो हम एक काम कर सकते हैं, इसको P इंटू T की पावर समथिंग में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आप दोनों साइड पे पावर ले सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस गामा, सो वी आर लेफ्ट विद P T टू द पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ये भी एक कांस्टेंट ही आएगा। सो इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे, P T टू द पावर -3 दिस इज कांस्टेंट, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डेट गामा अपॉन 1 माइनस गामा दिस शुड बी इक्वल टू -3, ये -3 के बराबर होगा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा डेट गामा दिस इज इक्वल टू -3 प्लस 3 गामा। सो यहाँ से हमारे पास आया डेट 2 गामा इज इक्वल टू 3 एंड गामा इज इक्वल टू 3/2। सो द करेक्ट आंसर इज gamma is 3/2, that is CP/CV, this ratio is 3/2, so B is the correct answer. Now let's move on to the next question. The threshold frequency of a metal with work function 6.63 electron volt is, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है, सीधा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम है, तो हम जानते हैं दैट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू H म्यू नॉट, वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है दिस इज 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है दैट H दिस इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू म्यू नॉट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हम जूल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज 6.63 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 joules, and this is equal to 6.6 into 10 to the power -34. So this will cancel out, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास होगी 1.6 10 to the power -19 अपॉन this is 10 to the power -34. So it is equal to 1.6 into 10 to the power 15 hertz. 1.6 into 10 to the power 15 hertz. The correct answer here seems is this is option D. Okay. So simple question, formula substitution question. Let's move on to the next part. अगेन हमारे पास एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही डेफिनेशन है हमारे पास इलास्टिसिटी की,
ठीक है, ये एकदम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है। सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं, द रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द बॉन्डेड इंटरएटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ सॉलिड। बिल्कुल, ये भी एकदम सही बात है। जो इलास्टिक फोर्सेस हैं या जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है वो किस वजह से होती है कि एटम्स और एटम्स के बीच में वहाँ पे एक इंटरेक्शन है, उसी वजह से इलास्टिक प्रॉपर्टीज आती हैं। सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल डिपेंड करती है कि बॉन्डिंग किस तरीके से हुई है, इंटरमोलिकुलर फोर्स किस तरह से है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑप्टिक्स और यहां पे आपको दिया हुआ है डेट व्हेन अ पोलरॉइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलरॉइड देन द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम फॉर अ रोटेशन ऑफ। सो प्रॉब्लम के अंदर ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास सपोज एक पोलराइज शीट हमारे पास रखी हुई है और इस साइड से हमारे पास अनपोलराइज लाइट आ रही है, ठीक। फिर एक सेकंड पोलराइज शीट है हमारे पास जो एकदम इसके क्रॉस रखी हुई है, ठीक है, यानी कि इसकी एक्सिस वर्टिकल है और इसकी एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल है। हम कह रहे हैं कि यहां पर आपने एक बीच में एक पोलराइड इंसर्ट कर दिया। मान लेते हैं कि इनिशियल से इसका जो एंगल बन रहा है डेट एंगल इज, ये एंगल है हमारे पास थीटा, ठीक है। फर्स्ट पोलराइड से जो एंगल बन रहा है वो है हमारे पास थीटा। तो सेकंड पोलराइड से यहां से जो लाइट बाहर आएगी, इसका जो एंगल बनेगा सेकंड पोलराइड के साथ में, ये हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा, ठीक है। हमसे यही पूछा है कि जो बीच में पोलराइड हम रख रहे हैं उसका एंगल क्या हो कि इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यहां से कि अगर हमारे पास आई नॉट इंटेंसिटी आ रही है, ठीक, अनपोलराइज लाइट की अगर हमारे पास आई नॉट इंटेंसिटी आ रही है तो हम जानते हैं कि अनपोलराइज लाइट इससे पास होने के बाद ये हमारे पास बचेगी, दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई 2, ठीक है। अब ये आई नॉट बाई 2 जो पोलराइड है इससे थीटा एंगल पर प्लेस्ड है, तो यहां से कितनी इंटेंसिटी पास होगी, डेट विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इस वाले पोलराइड से पास होगी, लेकिन जो ये लाइट बाहर निकली है, इतनी जो लाइट बाहर निकली है, इसका एंगल बन रहा है 90 माइनस थीटा। सो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब हम जानते हैं डेट कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो दिस इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 एंड दिस इज कॉस थीटा, और ये हमारे पास हो गया दिस इज साइन थीटा, और इस पूरे का हमने कर दिया स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास बचेगा दिस इज साइन 2 थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई 8, और यहां से हमारे पास आया डेट दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा टू द पावर 2। अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम जब 2 थीटा बराबर होगा 90 डिग्री के, दैट इज थीटा बराबर होगा 45 डिग्री के। सो द करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब 45 डिग्री का एंगल होगा तो उस टाइम पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, an electromagnetic wave having intensity this falls normally on the object and it is absorbed completely. The radiation pressure on the object would be, तो हम जानते हैं रेडिएशन प्रेशर होता क्या है। रेडिएशन प्रेशर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई भी रेडिएशन कंप्लीटली अब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पर फोर्स हमारे पास कितनी लगती है। फोर्स हमारे पास होती है डेट इज P बाई सी के बराबर, और यहाँ पर P है पावर, ठीक। अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये हमारे पास कैसे आता है, हम जानते हैं कि फोटोन का मोमेंटम होता है h बाई लैम्डा, और हर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होंगे, p अपॉन एच सी बाई लैम्डा। सो हम यहाँ से जानते हैं डेट h बाई लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड। तो यानी कि फोर्स जो एवरेज फोर्स होगी डेट इज पावर अपॉन c, एंड पावर इज इक्वल टू आई इंटू ए बाई सी। सो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया इज प्रेशर, एंड प्रेशर इज इक्वल टू, this is equal to I by C.
इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हमको दी हुई है, इंटेंसिटी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे एक कैच दिया हुआ है कि जो हमारा मटेरियल है वो एक मीडियम के अंदर रखा हुआ है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, यानी कि लाइट की स्पीड कुछ फैक्टर से घट जाएगी। वो कितने फैक्टर से घट जाएगी? c/n। सो इंटेंसिटी इज गिवन टू अस एज 6 × 10⁸ एंड स्पीड ऑफ लाइट ये हम जानते हैं दैट इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है कम हो जाएगी इस मीडियम के अंदर। सो यहाँ से हमारे पास आया दिस इज इक्वल टू 6। So the correct answer is 6 Newton per meter square is the radiation pressure. Okay. Now let's move on to the next question. Given below again two statements are given. Assertion reason वाली problem है. So पहली statement को analyze करते हैं. Work done by electric field on moving a positive charge on an equipotential surface is always 0. ये बिल्कुल सही बात है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता। सेकंड स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी एकदम ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के। सो यहां से हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। सो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट and R is the correct explanation of A. Now let's move on to next question. Okay, next question is a heavy iron bar of weight 12 kg is having its one end on the ground and the other end on the shoulder of a man. The rod makes an angle 60 degree with the horizontal. The weight experienced by the man is. So सबसे पहले इस सिचुएशन को एक बारी हम ड्रॉ करते हैं। यहां पे हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ में हमारे पास एक आयरन बार है जिसका वेट हमको दिया हुआ है। तो सपोज दिस इज द आयरन बार और यहां पे एक इंसान है जिसके शोल्डर्स के ऊपर ये आयरन बार रेस्ट कर रही है। ठीक, इस बार का वेट हमको दिया हुआ है, मास इज 12 kg। ओके, इसका मास हमको दिया हुआ है 12 kg। सो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है। दोनों जगह पर हम नॉर्मल फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ये है हमारे पास N1 और ये है हमारे पास N2। ध्यान देना कि यहाँ पे नॉर्मल आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे नॉर्मल होगा रोड के परपेंडिकुलर और यहाँ पे नॉर्मल होगा हमारे पास जो नीचे वाली सरफेस दोनों साइड पे एक्सटेंड कर रही है उसके नॉर्मल। क्या और फोर्सेस भी होंगी? फ्रिक्शन इसको प्रिवेंट कर रहा है स्लिप करने से, तो यहां पर होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और कोई फोर्स होगी, बिल्कुल इस बार का वेट वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और ये हमारे पास होगा mg के बराबर। और मान लेते हैं कि ये जो आयरन बार है इसकी लेंथ है हमारे पास l। सो इसकी लेंथ है हमारे पास l और ये एंगल हमें दिया हुआ है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो आयरन बार है ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, इक्विलिब्रियम में है, तो आप नेट टॉर्क को बैलेंस कर सकते हो। हम इस वाले पॉइंट को पिक करते हैं, से दिस पॉइंट इज ए, सो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड बी 0। अब पॉइंट ए के अबाउट खास बात ये हो गई कि N1 और फ्रिक्शन इन दोनों का टॉर्क हो जाएगा 0, क्योंकि ये इस पॉइंट से ही पास कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि N2 और mg का टॉर्क क्या होगा। यहाँ पर जो mg का टॉर्क है, mg का टॉर्क इसको कोशिश करेगा कि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करे और N1 N2 इसको अलग डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से जो mg का टॉर्क है दिस विल बी इक्वल टू mg, ये लेंथ है हमारे पास l/2 और जो लिवर आर्म हो गया दिस इज l/2 इंटू cos 60। ये बैलेंस करना चाहिए N2 के टॉर्क को और N2 का जो टॉर्क है ये हमारे पास है, दिस इज N2 इंटू L, लेंथ ऑफ द रोड। सो लेंथ ऑफ द रोड यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी, cos 60 वी नो डेट cos 60 इज हाफ। mg मास दिया हुआ है 12, g की वैल्यू 10 एंड दिस इज इक्वल टू cos 60 इज 1/2। सो N2 की वैल्यू हमारे पास आई, दिस इज 30 न्यूटन। N2 की वैल्यू है 30 न्यूटन। सो अपने शोल्डर पर ये जो वेट एक्सपीरियंस करेगा वो भी कितना होगा बाय थर्ड लॉ, दिस इज 30 न्यूटन। सो यहां पर ऑप्शंस के अंदर थोड़ा सा टाइपो एरर हुआ है, द करेक्ट आंसर इज 30 न्यूटन। ओके, बिकॉज जो भी वेट है वो न्यूटन्स में ही होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
A bullet is fired into a fixed target, loses 1/3 of its velocity after traveling 4 centimeter. It penetrates further d into 10 to the power minus 3 meter before coming to rest. We have to find the value of d. यहाँ पर दिया क्या हुआ कि हमारे पास एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक के अंदर आपने एक बुलेट को फायर किया और बुलेट को फायर किया. सो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद जो हमको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद इस बुलेट ने अपनी 1/3 वेलोसिटी लूज कर दी. सो अगर हम मान लें डेट इनिशियल वेलोसिटी इज u, सो आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर इसने 1/3 अपनी वेलोसिटी लूज कर दी. सो यानी कि जो वेलोसिटी हमारे पास बचेगी 4 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद वो होगी ओनली 2/3. हम यहाँ पर इक्वेशन यूज कर सकते हैं डेट v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v है हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 2u/3 स्क्वायर ऑफ दिस u स्क्वायर. एक्सेलरेशन अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, सो माइनस साइन हमने यहाँ पर लिया एंड डिस्प्लेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर. दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. सो ये हमारे पास होगी फर्स्ट इक्वेशन. तो यहाँ से अपने पास आएगा डेट दिस इज इक्वल टू 8a 10 to the power minus 2, this is equal to u square 1 minus 4/9 and this is equal to 5 u square by 9. ओके, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब देखते हैं हम सेकंड इक्वेशन. अभी कह रहे हैं that it penetrates further d into 10 to the power minus 3 meter before coming to rest. फर्दर ये पेनिट्रेट करेगा d into 10 to the power minus 3 मीटर रेस्ट पे आने से पहले. सो सेकंड वाले पार्ट के लिए हम जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 2u/3, ये इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, वो एक लेंथ ट्रेवल करेगा और फाइनली वो रेस्ट पे आ जाएगा. तो यहाँ पर भी हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं डेट v स्क्वायर अगेन दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो फाइनल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास दिस इज इक्वल टू 2u/3 स्क्वायर ऑफ दिस माइनस 2a और यहाँ पर जो भी इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है. सो ये होगी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन. सो इधर से हमारे पास आएगा डेट 4/9 u स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2as. ये है अपने पास सेकंड इक्वेशन. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो यहाँ से हम s के लिए सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 8/100a और यहाँ से हम ले लेते हैं डेट अपॉन 2as दिस इज इक्वल टू 5u स्क्वायर बाई 9 और यहाँ से हमारे पास है 4u स्क्वायर बाई 9, 4u स्क्वायर बाई 9. सो दिस इज इक्वल टू 5/4 और इधर से a एंड a ये कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. दिस इज 8/200s दिस इज इक्वल टू 5/4. सो s दिस इज इक्वल टू 8 into 4 अपॉन 200 and here is 5. So this is 32 into 10 to the power minus 3. Okay, so यहाँ पर हमें दिया हुआ था that it is d into 10 to the power minus 3. So correct आंसर हो जाएगा यहाँ पर d की वैल्यू होनी चाहिए 32, लेकिन इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. सो इस वाले प्रॉब्लम के अंदर आप सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर है वो मैच नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आप सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे. आंसर इसका यही है, डी की वैल्यू यहाँ पर 32 आएगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The magnetic field of a wire loop formed by two semicircular wires of radius R1 दिया हुआ है 2 पाई मीटर, R2 दिया हुआ है 4 पाई मीटर एंड करंट है यहाँ पर 4 एम्पियर. सो यहाँ पर दिया हुआ है डेट अल्फा इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले हम फील्ड को कैलकुलेट करते हैं. देखो हम जानते हैं कि एक रिंग की वजह से जो फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r और ये हमारे पास हाफ रिंग्स हैं. सो इन हाफ रिंग्स की वजह से ये वाले जो पार्ट हैं
इसका फील्ड कंट्रीब्यूशन सेंटर पर वो 0 होगा, क्योंकि ये जो वायर्स हैं इनका लाइन इस सेंटर के थ्रू ही पास कर रहा है। सो जो R1 रेडियस का वायर है उसकी वजह से जो फील्ड होगा इट इज़ म्यू नॉट आई अपॉन हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ रिंग है, अपॉन 4R1। और इसकी वजह से जो फील्ड होगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन इस तरीके से ले लें तो इसका फील्ड होगा इनटू द पेज, यहाँ पर फील्ड होगा अंदर की तरफ। सो म्यू नॉट आई अपॉन 4R1। इसी तरीके से जो दूसरा सेमी सर्कुलर पार्ट है उसकी वजह से फील्ड होगा दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। R1 की वैल्यू हमको दी हुई है 2 पाई और R2 की वैल्यू हमको दी हुई है 4 पाई। सो यहाँ से हम देख सकते हैं डेट म्यू नॉट आई बाई 4, ये भी फील्ड अंदर की ही तरफ होगा तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो म्यू नॉट आई बाई 4 ये बाहर आ गया, दिस इज 1/R1 प्लस 1/R2। सो इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4, आई की वैल्यू हमको दे रखी है 4 एम्पियर। सो आई और 4 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। R1 इज 1/2 पाई प्लस 1/4 पाई। सो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 2/4 पाई। सो वहाँ से हमारे पास आया डेट इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 3/4 पाई। ओके, एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 to the power -7 इंटू 3। सो यहाँ पर जो अल्फा का आंसर होगा, अल्फा की वैल्यू है इधर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बड़ा ही सिंपल इक्वेशन था, एकदम फॉर्मूला बेस। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप करेक्ट आंसर तक अराइव कर सकते हो। उसके बाद तो उसके अंदर केवल फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इतना ही बचता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 2 पॉइंट ए एंड बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं। एंड इट इज लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको दी हुई है 0.20 वोल्ट पर मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड है +x डायरेक्शन के अंदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज 8 अल्फा इंटू 10 to the power -5, और यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू प्रोवाइड करनी है। हम जानते हैं दैट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अगर कोई भी डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो वहाँ पे टॉर्क हमेशा होता है P क्रॉस E, और P हमारे पास होता है दैट P इज इक्वल टू Q इंटू डी। सो डी हम कैसे निकालेंगे? डी हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये एक वेक्टर होता है, और नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है लोकेशन B पर। सो ये हमारे पास होगा दिस इज 2 -1 -1 -0 एंड 5 -4। सो ये वेक्टर हमारे पास निकल कर आएगा 1 -1 एंड +1। सो द डाइपोल मोमेंट दिस इज इक्वल टू, चार्ज हमको दे रखा है 4 माइक्रोकूलम। सो दिस इज 4 माइक्रोकूलम एंड डी इज दिस इज I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। ये हमारे पास निकल कर आया है P, और टॉर्क है हमारे पास P क्रॉस E, और E की वैल्यू हमें दे रखी है दिस इज E इज इक्वल टू 0.20 वोल्ट पर मीटर। पर सेंटीमीटर दे रखा है, इसको वोल्ट पर मीटर के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा दिस वुड बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर, और ये फील्ड है I कैप डायरेक्शन के अंदर। सो यहाँ पे हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है टॉर्क निकालने के लिए। सो टॉर्क निकालने के लिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, और टॉर्क हमारे पास होगा टॉर्क इज इक्वल टू दिस क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 I कैप वोल्ट पर मीटर। ओके, सो ये हमारे पास है दिस इज 80 इंटू 10 to the power -6, और अंदर हमारे पास I क्रॉस I इज 0, J क्रॉस I इज दिस इज -K, ये माइनस साइन कंपनसेट हो जाएगा, एंड K क्रॉस I इज J, K क्रॉस I इज दिस इज प्लस J। सो ये आई है हमारे पास टॉर्क निकल कर 80 इंटू 10 to the power -6, या इसको हम लिख सकते हैं दिस इज 8 इंटू 10 to the power -5, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास √2। सो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? दिस इज 8 इंटू √2 इंटू 10 to the power -5। यहाँ पर है 8 √ अल्फा इंटू 10 to the power -5, सो इट मीन्स अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 2। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A closed organ pipe 150 centimeter long gives 7 beats per second
with an open organ pipe of length 350 centimeter, both vibrating in fundamental mode. So the velocity of this sound, ये हमको find out करनी है. सबसे पहले हम देखते हैं close organ pipe को. Close organ pipe की length हमें दे रखी है 150 centimeter. So इसके लिए frequency हमारे पास हो जाएगी v is the speed of sound by 4 L1. L1 is the length of the closed organ pipe. So ये हमारे पास होगा this is v upon 4 और length meters के अंदर हो जाएगी this is 1.5 मीटर. So it is equal to v by 6. यह आएगा हर्ट्स के अंदर. इसी तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी अपने पास होगी दिस इज v बाई 2 L2. v है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड, ये हो जाएगा v2. इसकी लेंथ हमको दे रखी है 3.5 मीटर. सो दिस इज इक्वल टू v बाई 7 हर्ट्स. अब इसके अंदर दिया हुआ है डेट 7 बीट्स पर सेकेंड यहाँ पर आ रही है. 7 बीट्स पर सेकेंड हमारे पास आ रही है. हम जानते हैं डेट f1 इज ग्रेटर देन f2. सो इट मीन्स डेट f1 माइनस f2 ये होगा 7 के बराबर. सो इट मीन्स v बाई 6 माइनस v बाई 7 दिस इज इक्वल टू 7. So it is equal to 7v minus 6v is v upon 42. This is equal to 7. So speed of sound this is equal to 294 meter per second. 40 into 7 is 294. Okay. So एक simple सा question था. Again एक formula based question. Now let's move on to the next part. A body falling under gravity covers 2 point A and B separated by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A, the distance of the upper point A from the starting point is. So यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट है अपने पास B. इन दोनों के बीच में सेपरेशन हमें दे रखा है दिस इज 80 मीटर और इस 80 मीटर को कवर किया है 2 सेकंड के अंदर. ए से किसी पॉइंट ऊपर यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था ग्रेविटी के अंदर फॉल करना. सो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है. ठीक है. सो पहले हम देखते हैं कि ये यहां पे हमें डिस्टेंस दिया हुआ है एट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इस इक्वेशन का यूज करेंगे. डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की डायरेक्शन हम पॉजिटिव लें वो 80. सो इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड्स और नीचे की डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव ले ली सो दिस इज प्लस g की वैल्यू 10 हमको लेनी है. सो दिस इज 5 इंटू टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर इज 4. सो 80 माइनस 20 दिस इज इक्वल टू 2u. सो 60 दिस इज इक्वल टू 2u एंड u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड. ये कौन सा u आया है? जब ये पार्टिकल पॉइंट ए पर पहुंचा. सो इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? ये वेलोसिटी थी हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड. इन्होंने कहा कि ये वाला डिस्टेंस बताओ. ठीक है. तो हम जानते हैं कि h डिस्टेंस फॉल करने के बाद अगर रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई है, ड्रॉप किया आपने किसी चीज को, सो h डिस्टेंस फॉल करने के बाद उसकी स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 2gh. सो यहां से हमारे पास आएगा डेट v स्क्वायर बाई 2g दिस इज इक्वल टू h. और इधर हमारे पास आ जाएगा इसकी स्पीड हो रखी है 30 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज 900 बाई 2g 20. This should be equal to h. So h this is equal to 45 meter. Okay, again a simple question from kinematics. Now let's move on to the next part. The reading of pressure, ये fluid mechanics की question है. The reading of pressure meter attached with a closed pipe is 4.5 into 10 to the power 4 Newton per meter square. On opening the valve, the water starts flowing and the reading of pressure meter falls to 2 into 10 to the power 4 Newton per meter square. Okay. The velocity of water is found to be under root of v meter per second. So the value of v is, यहाँ पर हम बर्नौली इक्वेशन का यूज करेंगे. हम जानते हैं that बर्नौली इक्वेशन इज इक्वल टू p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर. दिस थिंग इज कांस्टेंट. ठीक है. तो यहाँ पर हाइट हमारे पास सेम ही रहेगी. इस प्रॉब्लम के अंदर सेम ही लोकेशन पे पानी है. सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेट p प्लस हाफ रो v स्क्वायर या p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू
P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इनिशियली पानी रुका हुआ है तो ये वाली टर्म भी यहाँ पर चली जाएगी। P1 हमको दिया हुआ है, दिस इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4, दिस इज 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4। P2 को भी इधर ले आते हैं, वो हमको दिया हुआ है, वैल्यू इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4, ये है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 4। So this is equal to half density of water is 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये है हमारे पास दिस इज V2 स्क्वायर। सो ये हमारे पास आया, दिस इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, उस 2 को इधर ले आते हैं, डिवाइडेड बाई 1000, दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर। सो ये हमारे पास आया, दिस इज 2.5 इंटू 2, दिस इज 5 into 10. So V2 square is 50, और हमें बताना है अंडर रूट ऑफ V की वैल्यू। So this is अंडर रूट ऑफ V, that is this value is 50. So this is the answer. सिंपल बर्नौली इक्वेशन का मैं यूज करना था और करेक्ट आंसर हमारा आ जाना था। Now let's move on to the next part. A ring and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping. They start from rest. The radii of both bodies are identical and the ratio of their kinetic energy is 7/x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। हमने लिया है, एक रिंग लिया है, एक सॉलिड स्फीयर लिया है, दोनों का रेडियस यहाँ पर सेम इन्होंने दिया है और सेम इंक्लाइन प्लेन से स्टार्ट कर रहे हैं, स्लिपिंग यहाँ पर नहीं हो रही। सो द रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन से ही जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में ही mgh है, और यही जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और काइनेटिक एनर्जी टोटल कौन सी है, दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, सो दोनों केस के अंदर mgh टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। अब यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी छोड़ी हुई है कि आखिर ये आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी लेनी है या ये आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लेनी है। अगर ये हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी ही लें, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि हम केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों ही इंक्लूडेड है। सो उस केस के अंदर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम ही होनी चाहिए, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी mgh दोनों की पोटेंशियल एनर्जी थी, वो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर सेम होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है ये हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये हमारे पास आएगा 1:1। सो यहाँ से x की वैल्यू फिर अपनी हो जाएगी, दैट इज 7। ओके, और अगर हम यहाँ पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं कि अगर ये रेशियो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में है तो आंसर चेंज होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इसलिए हम टोटल एनर्जी को ही लेकर चल रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। लेट्स नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। यहाँ में दिया हुआ है, अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल स्लिट जिसकी विड्थ हमको दी हुई है 0.001 मिलीमीटर। द लाइट इज फोकस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन प्लेस्ड ऑन इट्स फोकल प्लेन। फाइंड फर्स्ट मिनिमा। द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। सो यहां पे हमारे पास होगा डेट d sin थीटा दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। सो ये कंडीशन है हमारे पास फर्स्ट मिनिमा की। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेट साइन थीटा दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी। लैम्डा हमको दिया हुआ है, दिस इज 5000 एंगस्ट्रॉम एंड एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर। डी की वैल्यू हमको दी हुई है, दिस इज 0.001 मिलीमीटर। मिलीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो दिस इज 10 to the power -3 मीटर। ओके, सो ये हमारे पास आया, दिस इज 5000 into 10 to the power -10 upon 10 to the power -6. So it is 5000 into 10 to the power -4. 10 to the power -4, it is basically 1/10,000. So this is equal to 1/2. It means theta is equal to 30 degree. So 30 degree is the correct answer. Okay, again a formula substitution problem.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर हमको दिया हुआ है 50 और इसका रेडियस भी दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। सो ये आपको पोटेंशियल निकालना है वोल्ट्स के अंदर। हम जानते हैं, हम यहाँ पर एक स्फेरिकल सिमेट्री एज्यूम करेंगे चार्ज की, और हम एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू दिस इज के क्यू बाई आर, आर इज द रेडियस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हमको फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट वैल्यू ऑफ के इज Q किसके बराबर होगा, Z इंटू ई, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया हुआ एटॉमिक नंबर इज Z, एंड रेडियस इसकी वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है दैट इट इज 9 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सो दिस वुड बी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। सारी वैल्यूज को जब हम पुट करेंगे, K इज 9 इंटू 10⁻9, Z इज 50, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻9 अपॉन 9 into 10⁻15. So this will cancel out and we are having that it is 16 into 5 is 80 into 10⁻15. So it is 80 into 10⁻15 and this would be equal to, this is 8 into 10⁻, this is 16. Okay, so just wait. Sorry, this is 10⁻−19. this is not 10⁻−9. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है that is 10⁻−19. So we have missed this here. Now we are left with, this is equal to 10⁻−10 plus 15. So it is equal to 10⁵, and we are left with, it is 8 into 10⁶. So the answer is, it is 8 into 10⁶ volts. Okay, now let's move on to the next part. The Rydberg constant is R. The longest wavelength of radiation in the Paschen series will be. अच्छा देखो, पाशन सीरीज के अंदर होता क्या है, लाइमन, बाल्मर, पाशन सीरीज के अंदर जो फाइनल डेस्टिनेशन है, डेट इज n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, सॉरी n इज इक्वल टू 3, ये फाइनल होता है हमारे पास पाशन सीरीज के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर बात की है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी, जब ट्रांजिशन हमारे पास होगा n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 पर, ये हमारे पास होगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सो हम जानते हैं द फॉर्मूला इज दैट 1/λ इट इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सो फाइनल डेस्टिनेशन हम जानते हैं इट इज 3, सो इट इज 1/9 माइनस 1/16 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7r/144। 1/λ की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आई है, इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 144/7r। सो अल्फा अपॉन 7r, इट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा इज इक्वल टू 144। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, अ सीरीज LCR सर्किट, इंडक्टेंस की वैल्यू हमको दी हुई है 100/π मिली हेनरी, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमको दी हुई है, इट इज 10⁻³ फैरेड, और R हमको दिया हुआ है डेट इज 10 ओम। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स, वोल्टेज है 220 वोल्ट्स, 50 हर्ट्ज सप्लाई, पावर फैक्टर इस सर्किट का हमसे पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस वुड बी इक्वल टू 2πf। सो इट इज इक्वल टू 2π, frequency is 50 hertz, this is equal to 100π radian per second, this is the angular frequency। angular frequency हमारे पास है, एक बारी हम देखते हैं कि XL की वैल्यू क्या होगी, XL is equal to ओमेगा L, ओमेगा is equal to 100π, L की वैल्यू हमको दी हुई है, this is 100/π। ओके,
और दिस इज मिली हेनरी, सो 10 टू द पावर -3. सो यहाँ से हमारे पास बचा द इंडक्टिव रिएक्टेंस इज 10 ओम. इसी तरीके से हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड आउट करेंगे. एक्स सी दिस इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी. ओमेगा इज दिस इज 2 पाई, एफ इज 50 एंड सी कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है, इट इज 10 टू द पावर -3 अपॉन पाई. सो दिस इज 10 to the power -3 upon pi. So this is equal to 1000 upon 100. So again this is 10 ohm. यहाँ से हमारे पास निकल के आया कि यार XL और XC बराबर हैं. जब XL और XC बराबर होते हैं तो यानी कि ये जो सर्किट है रेजोनेंस के अंदर है, ये सर्किट रेजोनेंस के अंदर है, तो यानी कि Z इज इक्वल टू R. और यहाँ पे हम जानते हैं डेट cos phi विच इज़ द पावर फैक्टर विच इज़ R बाई Z, ये हो जाएगा 1. सो इसका आंसर है हमारे पास 1. ओके, सो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द 27 जनवरी, और ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर था. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. थैंक यू.